हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए दोस्तों डेली जीके जीएस का। आज हम लोग पीवाईक्यू दूसरा देखने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक एक करके सारा वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है उसमें, आज हम लोग दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल पीवाईक्यू दोस्तों आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और आपको कम से कम इनमें 15 जो है सही करने हैं। ठीक है, बाकी आपका कितना सही होता है लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी आपको कई सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट अफेयर वगैरह सारा डालते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का सेट देखते हैं। आज जो है स्टार्ट हो रहा है 31 नंबर से। इससे पहले का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था। आज हम लोग क्वेश्चंस 31 से देखने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए सवाल है आपका, अलवर संत डैश के उपासक थे, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और आप अपना सेट लगाना स्टार्ट कीजिए। हमारे बताने से पहले आपको सही करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक ना। वीडियो पॉज कर करके और लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए अलवर संत डैश के उपासक थे, ऑप्शन आपके सामने है विष्णु, शिव, कृष्ण या फिर राम। तो दोस्तों जो भी हमारे फ्रेंड्स जो है विष्णु लगा रहे हैं, ऑप्शन ए जो लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। अलवर संत किसके उपासक थे, तो विष्णु के उपासक थे। देखिए अलवर संत जो थे दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के कवि थे और संत थे, ठीक ना। तमिलनाडु के कवि और संत थे कौन, अलवर, ठीक ना। वही पूछा गया अलवर संत उपासक किसके थे, तो विष्णु के। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका 32 नंबर का सवाल पूछा गया दोस्तों, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, बताइएगा शिशु मृत्यु दर कितनी थी 1951-52 के आंकड़े के अनुसार। तो देखिए दिया गया आपका आंकड़ा दिया गया 120, 146, 160 या फिर 180। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं 146 वो करेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 1951-52 में दोस्तों जो गणना होता है उसमें क्या देखा गया कि भारत में दोस्तों शिशु मृत्यु दर कितनी हो रही है 146। तो 146 का मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी कि प्रति 1000 है ना, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु। याद रखिएगा जैसे कि 1000 बच्चे अगर जीवित जन्म लेते हैं ना, मारा हुआ नहीं, 1000 बच्चे अगर जीवित जन्म लेते हैं तो उनमें से 146 बच्चे जो है दोस्तों आगे चल करके मर जाते हैं। तो वही बोला गया है वर्ष 1951-52 में, यानी कि 51 से 52 का जो आंकड़ा है देखा गया उसमें भारत में शिशु मृत्यु दर 146 थी, ठीक है ना। लेकिन 2019 में दोस्तों ये घट करके 30 हो गई है। अच्छा ये 30 कब हुआ है, तो 2019 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देखिए 33 नंबर का सवाल है आपका, क्या मस्त सवाल है। देखिए सवाल पूछा गया ककोलत जलप्रपात किस जिला में है, बताइएगा गया, नवादा, पटना या मुजफ्फरपुर। तो बिल्कुल मेरे भाई बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं नवादा जिला वो करेक्ट लगा रहे हैं। ककोला जलप्रपात किस जिला में है, तो बिहार के नवादा जिला में स्थित है, ठीक ना। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई याद रखिएगा दोस्तों 160 फुट, ठीक ना, 160 फुट इसकी ऊंचाई है। और ये जो है दोस्तों ठंडे पानी का झील है, ठीक ना, ठंडे पानी का झील। तो ये भी याद रखिए ठंडे पानी का झील है, 160 फुट इसकी ऊंचाई है और ये बिहार के नवादा जिला में है। तो ये भी याद रखिएगा, 3 पॉइंट इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 34 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल डी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं, चौथा स्थान है ना। बिहार का दोस्तों सब्जी उत्पादन में चौथा स्थान है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए 35 नंबर का सवाल देखिए। जिस सवाल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है दोस्तों, जो लगता है कि आपको बताना चाहिए तो वो हम आपको बता भी देंगे। देखिए अगला सवाल आपका 35 नंबर का क्या पूछा गया, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा है ना, मिस्र का वरदान किसने कहा है नील नदी को, हेरोडोटस, प्लेटो, सुकरात या फिर अरस्तु। तो बिल्कुल मेरे भाई ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं हेरोडोटस करेक्ट लगा रहे हैं। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता माने जाते हैं ना, नील नदी को इसी ने मिस्र का वरदान कहा है। अच्छा क्यों कहा है दोस्तों, ये एक बात आता है कि आखिर क्यों कहा नील नदी को मिस्र का वरदान। तो देखिए दोस्तों जो मिस्र की अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों, उसमें नील नदी की बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि जो मिस्र का अर्थव्यवस्था है ना वहाँ की, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होना, अग्रसर आना है ना, उसकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होना, ये सारा नील नदी के कारण ही हो पाया है। तो इसीलिए इतिहास के पिता हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको देते हैं। देखिए नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी कही जाती है, शायद आप सभी को पता होगा है ना। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यह दोस्तों याद रखिएगा जो नील नदी है यह दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका के जो विक्टोरिया झील है वहाँ से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा है, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 36 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, बताइएगा। लागू होने की बात कही गई है। ऑप्शन देखिए 28 मार्च 1989, 15 अगस्त 1987, 18 जून 1985 या 30 नवंबर 1980।
तो बिल्कुल मेरे भाई ये जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। 28 मार्च 1989 को 61वां संविधान संशोधन क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। ठीक है ना। अच्छा सर कि 61वां जो संविधान संशोधन हुआ है तो संविधान संशोधन की क्यों उस समय जरूरत पड़ी थी। तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, जो लोकसभा है और जो विधानसभा है इसमें दोस्तों वोट डालने का जो उम्र था ना दोस्तों वो पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब देखते हैं ना, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें मैक्सिमम 18 वर्ष यदि यानी कि न्यूनतम यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप उसमें वोट डाल सकते हैं। बस वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो न्यूनतम उम्र कितना अब हो गया है, 18 वर्ष। तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये लागू कब होता है यही पूछा गया है। तो राइट आंसर 28 मार्च 1989 याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स सी लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। 1902 से 1979। ठीक है ना। 1902 से 1979 सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका 38 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं करेक्ट लगा रहे हैं। बुझा हुआ चूना का पूछा गया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको CaO दिख रहा है तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक ना। और ये क्या है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ये संगमरमर का सूत्र है। ठीक ना, संगमरमर का ये है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो बुझा हुआ चूना यहाँ पे पूछा गया है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप क्या लगाइएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 39 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। SBI की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। 1955, 1947, 1960 या फिर 1972। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं 1955 वो करेक्ट लगा रहे हैं। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1955 ईस्वी में होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और देखिए अगला सवाल आपका 40 नंबर का क्या पूछा गया है। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, भाब्रू शिलालेख, गिरनार शिलालेख, धौली शिलालेख या फिर सोपारा शिलालेख। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं भाब्रू शिलालेख वो करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कौन कौन से त्रिरत्न भाई, तो याद रखिएगा बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख दोस्तों कहाँ है, तो राजस्थान के विराटनगर में स्थित है। लेकिन वर्तमान में ये वहाँ पे नहीं है, वर्तमान में इसे कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 41 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो देखिए ऑप्शन है आपका 42वां, 44वां, 46वां या फिर 52वां। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं 44वां संविधान संशोधन वो करेक्ट लगा रहे हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संविधान से हटा दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 44वां संविधान संशोधन होता कब है दोस्तों, तो इसका जो अधिनियम पारित होता है यह याद रखिएगा 1978 में। ठीक है ना, 1978 में इसका अधिनियम पारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 42 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है बताइएगा। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर अयोध्या सिंह। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इन्हीं के प्रयास से दोस्तों क्या हुआ कि 1912 ईस्वी में, अच्छा बिहार का निर्माण कब होता है तो ये भी याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। इन्हीं के प्रयास से दोस्तों 1912 ईस्वी में बंगाल से जो है कट करके बिहार अलग हुआ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी आपको याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 45 नंबर का। इसमें नंबरिंग का दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा, तो वो बीच में दोस्तों मैथ वगैरह का सवाल था इसीलिए उसको हमने स्किप कर दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो जीके जीएस का ओनली है ना। तो ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है बताइएगा। साइंस का सवाल है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या फिर प्रोटीन। तो बिल्कुल मेरे भाई सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं स्टार्च वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जब प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है दोस्तों तो इसके तहत क्या होता है, उसमें स्टार्च के रूप में ही भोजन तैयार होता है और उसमें संचित भी स्टार्च के रूप में ही होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, 47 नंबर का सवाल देखिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? टोटल सवाल दोस्तों 30 है, ठीक है ना, वो सिर्फ नंबर इधर उधर हो रहा होगा, 45 के बाद डायरेक्ट 47, तो 46 कहाँ गया, तो वो आप नहीं, आप वो यानी कि बीच में मैथ वगैरह का था, इसलिए हमने इसको स्किप किया, ठीक है। बार बार इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, बस आपको समझ लेना है। तो बताइएगा, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, ये पूछा गया। तो कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, या फिर देवराय द्वितीय, या फिर वीर बल्लाल। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, देवराय द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं दोस्तों। अब्दुल रज्जाक है जो दोस्तों भारत आया था, वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। देवराय द्वितीय के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, देवराय द्वितीय जो थे ये संगम वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संगम वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो देवराय द्वितीय थे, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आते हैं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और ये देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश के सबसे महान शासक थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए 48 नंबर का सवाल है, क्या पूछा गया है, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है, ये पूछा गया है, गंगा, कोसी, सोन, या फिर गंडक। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, सोन नदी, बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर। देखिए कई हमारे फ्रेंड्स को जो बराज है इसका मतलब समझ में नहीं आता होगा, तो ये जो इंद्रपुरी बराज है इसका मतलब दोस्तों डैम है, ठीक है ना। कहाँ पे ये दो डैम है दोस्तों, तो बिहार के रोहतास जिला में दोस्तों जो सोन नदी बहती है वहाँ पे इस डैम को बनाया गया है, ठीक है। तो इंद्रपुरी बराज मतलब क्या समझिए, ये एक डैम है, ठीक है ना, डैम का निर्माण किया गया है। किस कंपनी के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC, ठीक है ना, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC के द्वारा ये इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया था। ये कहाँ पे है दोस्तों, तो बिहार के रोहतास जिला में स्थित है, सोन नदी पे, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये एक प्रकार का डैम है इंद्रपुरी बैराज, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए, अगला सवाल देखिए 52 नंबर का, क्या पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपका 11 जुलाई, 1 जनवरी, या फिर 22 मार्च, या फिर 10 दिसंबर। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं 11 जुलाई, बिल्कुल सही लगा रहे हैं दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, एक सवाल और आता है कि आखिर सर 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि 11 जुलाई 1987 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ दोस्तों, जो विश्व की जनसंख्या को देखा गया दोस्तों, आंका गया, तो देखा गया विश्व की जनसंख्या 5 अरब के भी बिंदु को पार कर गया है। और अभी दोस्तों कितना है, तो आपको बता दें, अभी की जनसंख्या है लगभग 8 अरब, 8 अरब से प्लस है थोड़ा सा, तो 8 अरब बोल सकते हैं, तो 8 अरब प्लस है अभी की जनसंख्या। लेकिन आज से लगभग 38 साल पहले है ना, 38 साल पहले हो गया, इधर हो गया आपका कितना 13 साल, और उधर है आपका 2025 की बात अगर की, तो 25 और 13 कितना हो गया 38 साल। तो 38 साल पहले दोस्तों, यानी कि सोच सकते हैं 38 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, उस टाइम में भी 5 अरब प्लस था जनसंख्या। तो इसीलिए दोस्तों देखा गया काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसी दिन से दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। कब से, तो 11 जुलाई से, ठीक है, याद रहेगा 11 जुलाई 1987 को। तो 1987 तो फिर उस समय तो सिर्फ मनाया गया एक बार, उसके बाद जो हर साल मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है 53 नंबर का सवाल है कि क्या बोला गया है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, बताइएगा। कानपुर, मथुरा, मेरठ, या फिर लखनऊ। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं मथुरा, वह बिल्कुल सही लगा रहे हैं दोस्तों। मथुरा में दोस्तों पहली महिला सैनिक स्कूल खोला गया है, ठीक है ना। अच्छा मथुरा में दोस्तों, ये मथुरा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, सबको पता होना चाहिए। यूपी के दोस्तों मथुरा में वृंदावन, तो जानते ही होंगे आप लोग, वृंदावन में स्थित है ये क्या चीज़, महिला सैनिक स्कूल, ये पहली है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा। पहली महिला स्कूल कहाँ खोला गया है, तो यूपी के मथुरा के वृंदावन में स्थित है। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है, तो 2024 में ही इसकी स्थापना होती है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। करंट अफेयर का ही सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए अगला सवाल है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। मुजफ्फरपुर, गया, पटना, या फिर दरभंगा। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, करेक्ट लगा रहे हैं, पटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पटना। सबसे न्यूनतम अगर बात की जाए तो शेखपुरा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, तो सबसे अधिक पटना, सबसे न्यूनतम शेखपुरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखिए अगला सवाल आपका 56 नंबर का सवाल, क्या बोला गया है 56 नंबर के सवाल में कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, बताइएगा। खेल, साहित्य, संगीत, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
तो बिल्कुल भाई ऑप्शन डी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, यह पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? तो ये सवाल थोड़ा सा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले 1958 में प्राप्त किया यानी कि दिया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और ये सबसे पहले 1958 ईस्वी में दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत जो राशि दी जाती है दोस्तों वो कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के तहत जो राशि दिया जाता है वह 5 लाख दिया जाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 5 लाख रुपये दी जाती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका 57 नंबर का सवाल, थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। देखिए अगला सवाल आपका पूछा गया बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बताइएगा, पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं संस्कृत, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बुद्ध चरित्र दोस्तों क्या है? एक बौद्ध महाकाव्य है, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र क्या है? एक बौद्ध महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो अश्वघोष है, ठीक है ना। अश्वघोष के द्वारा इसकी रचना की जाती है बुद्ध चरित्र की। ये क्या है? एक बौद्ध महाकाव्य है। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत भाषा का। यही सवाल पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो संस्कृत, ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 58 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला, देहरादून, नैनीताल या फिर मसूरी? तो ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सबको पता होगा, देहरादून में। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? देहरादून में। उत्तराखंड, देहरादून है ना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। 60 नंबर का आपका सवाल है। पूछा गया है कि MNC है ना, MNC का पूरा नाम क्या है? पूछा गया फुल फॉर्म आपको। तो बताइएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी या इनमें से कौन सा सही होगा? मल्टीपल नेटवर्क कॉर्पोरेशन, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीपल नेशनल काउंसिल या फिर मल्टी स्टेट नेशनल कंपनी? बताइएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट क्या होगा? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं वो करेक्ट लगा रहे हैं। MNC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? करेक्ट, मल्टीपल नेटवर्क कॉर्पोरेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। MNC का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी पूरा नाम क्या होगा? मल्टीपल नेटवर्क कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। 61 नंबर का सवाल पूछा गया, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? बताइएगा, वाशिंगटन DC, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं न्यूयॉर्क, बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। न्यूयॉर्क में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में, याद रहेगा। अच्छा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है ना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ये अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1945 आप याद रखिएगा। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितना देश है दोस्तों? तो 193, याद रखिएगा। 193 देश इसमें शामिल है, ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 65 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पे बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो, है ना, करो या मरो का नारा दिया। किसके अंतर्गत? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन होता कब है? तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो 1942 ईस्वी में। लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स को इसका जवाब बिल्कुल पता होगा। नहीं पता है दोस्तों तो याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 ईस्वी में। इसी के तहत महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों। 63 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, यानी किस दर्पण का? पूछा गया है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर प्रिज्म? तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन ए जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं। प्रिज्म तो होगा नहीं, कोई ना कोई दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है दोस्तों? तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। सोलर कुकर जो है दोस्तों जिसमें खाना बनाया जाता है सोलर कुकर में, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही क्यों दोस्तों? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों? सूर्य का जो किरण होता है उसको एक जगह पे एकत्रित करके उसके बाद वो उष्मा देता है, जिससे कि भोजन आसानी से बन जाता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट साल पे आइए दोस्तों। 64 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब? थोड़ा सा मेरा पेन डिस्टर्ब है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ ये पूछा गया है। मार्च 2005, अप्रैल 2005, जुलाई 2006 या फिर जनवरी 2004?
तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पे बी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं अप्रैल 2005 वो बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ होता है? तो 2005 में, अप्रैल के 2005 में आरंभ होता है। इसके तहत होता क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि गांव-गांव तक दोस्तों जो है हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है ना। और दोस्तों यानी कि दवाई वगैरह का जो दाम है उसका कम रेट पे भी लोगों को अवेलेबल हो सके, अच्छी स्वास्थ्य सेवा सबको मिल सके, है ना। तो इसी के लिए ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया था अप्रैल 2005 में। तो देखते होंगे आप अपने गांव के आस पड़ोस में, है ना, 2-4 गांव मिला करके कहीं ना कहीं आपको एक अस्पताल मिलता होगा। हमारे गांव के भी बगल में है एक गांव में। तो दोस्तों बाकी ये कितना कारगर है तो सबको पता है ना। इसको और भी थोड़ा सा सुदृढ़ होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ होता है? अप्रैल 2005 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 65 नंबर का सवाल देखिए क्या बोला गया है। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? देखिए सवाल बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। लास्ट सफर आखिर है क्या? तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, आप अपना लगा लीजिए जो सेट लगा रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या फिर वैन गॉग? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, लियोनार्डो दा विंची। पूछा गया किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सर ये लास्ट सफर आखिर है क्या, है ना, दिमाग में तो आता होगा सर, सवाल तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए लास्ट सफर क्या है, जैसे ही लास्ट सफर बोला जाए तो दिमाग में आना चाहिए ये एक क्या है, पेंटिंग है, ठीक है ना। लास्ट सफर क्या है, यह एक पेंटिंग है। ये दोस्तों आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इटली में दोस्तों एक मिलान शहर है। इटली के मिलान शहर में एक चर्च है, ठीक है। चर्च का नाम आपको बता देते हैं, चर्च का नाम है आपका सांता मारिया डेल ग्राजी, ठीक है ना, याद रहेगा। लिखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा हम, सांता गारिया डेल और फिर ग्राजी, ठीक है ना। तो सांता गारिया डेल ग्राजी एक चर्च है इस नाम से दोस्तों, इटली के मिलान शहर में। उसी के दीवारों पर दोस्तों जो क्या है, इस पेंटिंग को चित्रित किया गया है। आखिर दोस्तों सवाल आता होगा आपके मन में कि ये सर पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या खास है? तो देखिए दोस्तों इस पेंटिंग में जो ईसा मसीह है दोस्तों, ईसा मसीह और उनके 12 शिष्यों के बीच का जो अंतिम भोजन की घटना है ना दोस्तों, उसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा खास बन जाता है। तो पूछा गया है किसने लास्ट सफर यानी कि ये जो पेंटिंग है इसको चित्रित किया था, किसने? तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है, याद रहेगा। इटली के मिलान शहर में एक चर्च है, चर्च का नाम अगर आपको नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लिख दिए हैं, आपको याद रहे तो रख लीजिएगा याद, सांता गारिया डेल ग्राजी, ठीक है। उसी के दीवार पे ये पेंटिंग चित्रित मिलता है आपको, ठीक है ना। तो नाम क्या है, लास्ट सफर, एक पेंटिंग है, ठीक। आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 66 नंबर का सवाल के पूछा गया, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बताइएगा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन डी जो ही फ्रेंड्स लगा रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है दोस्तों। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था, कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, याद रहेगा दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कब होता है दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में, सर पता है ना, याद रहेगा ना। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन होता है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है ना। इस आंदोलन का मकसद क्या था दोस्तों? तो इस आंदोलन का मकसद यानी कि उद्देश्य यही था कि जो विदेशी वस्तु है उसको हम ना खरीद करके अपने देश में यानी कि अपने राष्ट्र में जो घरेलू उत्पाद का मतलब हो गया कि अपने देश भर में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, घरेलू उत्पाद का मतलब यानी कि घर में उत्पादन हो रहा है। घरेलू का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हो जाता है, घरेलू का मतलब कि हमारे राष्ट्र भर में, है ना, हमारे देश भर में। तो जो देश भर में हमारे वस्तुओं का जो निर्माण हो रहा है उसी का हम उपभोग करें, है ना, उसी वस्तु का हम माने कि अपने देश में वस्तुओं का निर्माण करें और उसी वस्तु को हम यूज में लाएं, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल हम नहीं करें। तो इसीलिए दोस्तों इस आंदोलन को चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यही इनका उद्देश्य था, ठीक है ना। तो याद रहेगा। अच्छा एक सवाल और याद कीजिएगा इसमें कि आखिर इसका नेतृत्व किसने किया था, है ना, आंदोलन है तो कोई ना कोई इसमें नेतृत्व करता होंगे ना। तो याद रखिएगा लाल बाल पाल, सुने होंगे आप लोग नाम। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, लाल फिर बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और फिर पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के, इन तीनों नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, डी सही। पूछा गया बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 ईस्वी में, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका 67 नंबर का सवाल है। क्या पूछा गया भाई सवाल? देखिए सवाल है पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? बताइएगा, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2001, 2004 या फिर 2006? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन सी जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं, 2004 ईस्वी में पंचायती राज मंत्रालय का गठन होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और लास्ट और आखिरी सवाल है दोस्तों। देखिए किस भारतीय एथलीट को
IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, बताइएगा। मिल्खा सिंह, PT उषा, उषा संगवान या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन बी जो ही फ्रेंड्स लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, PT उषा है ना दोस्तों। पूछा गया सवाल कि किस भारतीय एथलीट को IAAF है ना IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा PT उषा को, ठीक है ना। देखिए PT उषा के बारे में एक दो डिटेल और आपको बताते हैं। PT उषा को दोस्तों भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का रानी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। सवाल पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा PT उषा को। PT उषा दोस्तों वर्तमान में क्या है? तो याद रखिएगा वर्तमान में PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ, देखिए अगर सवाल पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है ना। क्रिस्टी कोवेंट्री है, लेकिन वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की नहीं, यहाँ पे भारतीय की बात हो रही है। तो याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो PT उषा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात किया जाए तो क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है ना। सवाल पे थोड़ा सा पकड़ बना करके तब जवाब दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये PT उषा है दोस्तों, ये इन्होंने दोस्तों दौड़ में कुल 23 पदक जीता है। दौड़ में यानी कि रनिंग में, है ना। रनिंग में दोस्तों टोटल 23 पदक जीता है, जिनमें से कि 14 पदक दोस्तों क्या है, वो स्वर्ण पदक है ना। 14 तो सिर्फ स्वर्ण पदक की है, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, इसे भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है। दौड़ में टोटल 23 पदक इन्होंने जीता है, 14 इसमें स्वर्ण पदक है, ठीक है। बाकी ये सवाल है आपका IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है, ठीक है। और ये दोस्तों वर्तमान में जो PT उषा है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, ठीक है। तो टोटल 30 सवाल हो चुके हैं दोस्तों, और 30 सवाल में आपने कितना सही किया कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने का कोशिश करेंगे। देखिए उसमें कई जो हैं यूट्यूब पे देखे कि बहुत सारा ऐसा भी बताता है कि सिर्फ किसी बुक का, है ना, कोई बुक ले लिया और उसका वो सिर्फ आंसर बताते जा रहा है कि हाँ क्वेश्चन ये इसका आंसर ये, क्वेश्चन ये इसका आंसर ये, है ना। डिटेल में थोड़ा सा समझाने का प्रयास हम करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आखिर सवाल का कहने का मतलब क्या है। जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है या उसके बारे में कोई 2-4 फैक्ट है तो उसको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हो चैनल पे तो वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।